जी, चलिए बेटा, आज हम करेंगे टॉपिक जो आपकी 4th यूनिट है, उसका 3rd पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ बिलीफ, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे बॉडीज ऑफ नॉलेज, डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज एंड देयर वैलिडेशन प्रोसेस, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा प्रोसेस एंड क्राइटेरिया फॉर कैरिकुलम सिलेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्रोसेस एंड क्राइटेरिया फॉर कैरिकुलम सिलेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, ये वाला हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है आपकी कंसेप्ट मैम ऑफ। आपका माइक ऑफ है। मैं इतनी देर से वैसे ही बोल रही थी। चलो कोई नहीं। तो कंसेप्ट ऑफ बिलीफ, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के बारे में बोला था। फिर बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज, ज्ञान के कितने प्रकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। और फिर आएगा हमारा सिलेबस वाली यूनिट की, किस तरीके से हम अपने कैरिकुलम को क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, कैरिकुलम फॉर्मेशन क्या क्या चीज़ों को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारे कैरिकुलम में। ठीक है, किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, कैरिकुलम में और सिलेबस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है आपकी विश्वास, सूचना, ज्ञान और समझ का कंसेप्ट। ठीक है, बिलीव्स क्या होते हैं। ठीक है, बिलीव्स के बारे में जो विश्वास है, जो बिलीव्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान है, अंडरस्टैंडिंग है, ये अलग अलग कंसेप्ट होते हुए भी सारे के सारे कंसेप्ट एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इनके अलग अलग कंसेप्ट हम अभी करेंगे। प्रीति, आर यू रेडी? यस मैम। ठीक है, एक्सप्लेन इट। तो हमारा टॉपिक आज का कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीफ, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, विश्वास, सूचना, ज्ञान और समझ का संप्रत्यय। तो पहले हम समझते हैं कि विश्वास क्या होता है। तो विश्वास यानी बिलीफ एक ऐसा है जिसको हम सच के उसमें एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो बिना प्रूफ के हो, फिर भी हम उसको सच मानेंगे, उसके ऊपर हम विश्वास कर लेंगे। मतलब कुछ भी, कैसी भी, इवन बिना हाथ पैरों की बात को भी सच मानना, उस पर बिलीव करना। जैसे ही किसी ने बोल दिया कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब जो हम काम करने जा रहे हैं वो खराब हो जाएगा, तो इस बात का कुछ मतलब नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है इसका साइंटिफिक। तो हमने क्या किया, उस बात पे विश्वास कर लिया, बिना प्रूफ के, बिना किसी उसके, बस हमारे जो ये पहले से चलती आ रही है कि हम उस बात, ये ऐसे चलती आ रही है और हम उस बात पे विश्वास करते जा रहे हैं। तो आज तक भी लगभग हर कोई ना चाहते हुए भी इस बात पे बिलीव कर रहा है, तो ये होता है हमारा विश्वास। तो ये जो बिलीफ है ये बेस्ड होता है फेथ पे, कल्चर पे, ट्रेडिशंस पे और पर्सनल थिंकिंग पे। ये सच भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अ, एक गांव में लोग मानते थे कि एक पेड़ पे भूत रहता है, वहां कोई नहीं जाता था डर के मारे। तो फिर एक दिन वहां पे एक छोटा सा बच्चा गया और वहां पे कुछ भी नहीं हुआ, और उस बच्चे ने आके बताया कि तुम सब तो ऐसे ही विश्वास कर रहे थे उस चीज के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर उन सारे गांव वालों का जो बिलीफ था, जो विश्वास था, वो गलत हो गया। तो बिलीफ हमेशा सच भी नहीं होते और बिलीफ हमेशा गलत भी नहीं होते। तो ये था हमारा बिलीफ यानी कि विश्वास। अब हम आते हैं सूचना यानी इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल एंड यूजफुल डेटा और फैक्ट्स रिसीव्ड अबाउट अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, इवेंट और टॉपिक। यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो एक मीनिंगफुल और यूजफुल डेटा है, फैक्ट्स है जो कि हमें रिसीव होते हैं किसी इंसान या ऑब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक के ऊपर। मतलब इंफॉर्मेशन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोसेस्ड डाटा है जो हमें मीनिंग देता है। इंफॉर्मेशन का मतलब समझ आ गया आपको क्या है? जब भी हम किसी भी चीज के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं या देखते हैं, उससे हम कुछ उससे हमें कुछ भी जानने को मिलता है, तो हम उसको इंफॉर्मेशन यानी सूचना कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन हमें बुक्स से मिल सकती है, टीचर से मिलती है, मीडिया से मिलती है, इंटरनेट से मिलती है। जैसे कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो ये तो फैक्ट है।
हमें पता ही है, हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, जब हमने हमारी बुक्स के अंदर रीड किया, जब हमारी टीचर्स ने हमें समझाया कि जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलता है। हमने टीवी में कोई भी न्यूज़ सुनी तो हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली किसी कंट्री के बारे में, कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है, उस चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली। तो जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमें फैक्ट्स देता है, पर जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, वो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता। ठीक है, तो फिर जो इन्फॉर्मेशन है, वो कैसी होनी चाहिए? इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होनी चाहिए, यूज़फुल होनी चाहिए, ऑर्गनाइज़्ड होनी चाहिए, मतलब अरेंज होनी चाहिए प्रॉपरली। जैसे कि टाइम टेबल इन स्कूल के अंदर जो टाइम टेबल होता है, वो अरेंज होता है, उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगला पीरियड इस चीज़ का है, नेक्स्ट पीरियड में ये टीचर आएँगी, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है। और जो इन्फॉर्मेशन है वो सोर्स बेस्ड होना चाहिए। अब जैसे किस कहीं से हमने कुछ भी बात सुन ली, किसी के घर की, किसी के परिवार की हमने कुछ भी बात सुन ली, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे क्या ही काम की, जो मीनिंगफुल ही नहीं है, जो इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो सोर्स बेस्ड होनी चाहिए, हमें किताबों से, टीचर से, इंटरनेट से, न्यूज़ से मिलनी चाहिए। क्लियर है? हम अपनी बात करते हैं अब थर्ड पॉइंट की, जो कि है ज्ञान यानी नॉलेज। नॉलेज इज व्हेन वी अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन एंड कैन यूज इट। नॉलेज क्या होती है? जब हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है जिसको हम समझकर उसका यूज करते हैं। ज्ञान वह है जब हम सूचना को समझकर, अनुभव और विचार के माध्यम से सही रूप में ग्रहण करते हैं और उसका सही उपयोग करना सीखते हैं। तो नॉलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एक बार। तो जो नॉलेज है वो ज्ञान बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग यानी समझ पे आधारित होनी चाहिए। जो हमारी नॉलेज है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, मतलब रियल लाइफ सिचुएशंस के ऊपर होनी चाहिए। वो हमें एक्सपीरियंस से मिलती है, क्योंकि अनुभव से ही ज्ञान गहरा होता है। और जो नॉलेज है वो हमारी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि जो नॉलेज है वो एक बार आई और फिर रुक गई, फिर हमें कहीं से मिलेगी नहीं, निरंतर चलती रहती है, यानी कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो जो नॉलेज है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, एक बार ये देख लेते हैं। ये जो हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, जो हमारी लाइफ क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करती है। ठीक है, तो फिर जो हमारे जो नॉलेज के सोर्सेज़ हैं वो भी वही है जो हमारे इन्फॉर्मेशन के थे। हमें नॉलेज कहाँ से मिलती है? नॉलेज हमें बुक से मिलती है, टीचर से मिलती है, इंटरनेट से, एक्सपीरियंस से मिलती है, हमें नॉलेज हमें सोसाइटी से मिलती है। तो ये था हमारा पूरा नॉलेज का। तो हम देखते हैं कि जैसे एक बच्चे ने बुक रीड करी हाउ टू स्विम, पर जब वो स्विमिंग पूल में गया और उसने सीखा कि अपनी बॉडी को बैलेंस कैसे करे, जब तो फिर हम ट्रैफिक रूल्स जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ गया था कि ग्रेविटी आखिरकार होती क्या है। तो उसने समझा, उस अपनी जो अ, उसका जो मीनिंग था उसको अच्छी तरह अडेप्ट किया। तो ये होती है हमारी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो फिर अंडरस्टैंडिंग कुछ इम्पोर्टेंस है कि वही कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। जब हम अच्छी तरह चीज़ों को, सब बातों को समझ जाते हैं, तो हम अपनी लाइफ के अंदर अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। जो अंडरस्टैंडिंग है वो अवॉइड करती है रोट लर्निंग को, यानी रटने से रोकती है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो हम उसका आंसर अपने आप ही कर पाएंगे, हमें उसको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इन सबका आपस में रिलेशनशिप क्या है। जैसे कि विश्वास से हम शुरुआत करते हैं, इंफॉर्मेशन से जानकारी मिलती है, ज्ञान से हमें समझ बनती है और समझ से ही हम सही निर्णय ले पाते हैं। तो इसका फाइनल कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि विश्वास हमेशा सही नहीं होता, सूचना ज़रूरी है लेकिन अधूरी होती है, ज्ञान हमें सक्षम यानी कैपेबल बनाता है और समझ हमें बुद्धिमान यानी वाइस बनाती है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, बिलीफ, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। वेरी गुड बेटे। किसी को कोई प्रॉब्लम है या सबको क्लियर है? ओके, तो अब नेक्स्ट है आपका
बॉडी ऑफ नॉलेज, डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज एंड देयर वैलिडेशन प्रोसेस। ज्ञान के रूप क्या है, ज्ञान के विभिन्न प्रकार क्या हैं, या फिर ज्ञान की क्या क्या प्रोसेस है। किसने लिखवाया था इसमें नाम, मनीषा या अनीशा, क्या नाम था? आज बच्चे कम आए हैं ना क्लास में, कोई नहीं। ये मैं करा दूंगी। अभी और कौन है प्रेजेंट? खुशी, यस मैम। खुशी प्रेजेंट है। और उसके बाद कैरिकुलम और सिलेबस के लिए किसका, सिद्धि का मैसेज आया था? यस मैम। हाँ, डिफरेंस के लिए। ठीक है, तो खुशी पहले बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय कैरिकुलम? कैरिकुलम होता क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? यस मैम, मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगी कि अगर नेटवर्क की इशू हो या मेरी आवाज़ कट कट के आए तो मेरे को उसी वक्त टोक देना। फिर मैं अब स्टार्ट करती हूँ इसको। तो करिकुलम यानी कि हिंदी में पाठ्यचर्या हम इसको बोलते हैं। तो ये सिर्फ स्कूल लेवल तक ही मतलब हमारी सीमित नहीं होती। अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पे भी हमारे लिए भी करिकुलम बनाया जाता है। अब जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों के लिए भी एक करिकुलम बनाया गया है। जैसे हमारा कोर्स डीएलएड है तो हमारे लिए भी जो करिकुलम बनाया गया उसमें हमें पता चलता है कि जैसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो हमें करिकुलम के थ्रू पता चलता है। जैसे मैं हमारे कोर्स का एग्जांपल लेते हुए चलती हूँ। तो डीएलएड जैसे 2 साल का कोर्स है पूरा। और इस कोर्स में हमें पढ़ना क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये पता चलता है। और जो हम लोग हैं जो ये कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स यानी कि जो फ्यूचर में टीचर्स बनेंगे हम लोग उन्हें ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए क्यों जा रहे हैं, इससे हमें सीखने को क्या मिलेगा। और इसके अलावा हमारे सिलेबस से रिलेटेड और भी बातें की जाती है इसमें। जैसे कि फर्स्ट ईयर में हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और कितने सब्जेक्ट्स होंगे, सेकेंड ईयर में कौन कौन से और कितने सब्जेक्ट्स होंगे। तो ये चीज़ हमें करिकुलम में पता चलती है। जो हमारे प्रैक्टिकल्स हैं कि प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स लगेंगे, थ्योरी के कितने मार्क्स लगेंगे, ये सब चीज़ें क्लियर की गई हैं करिकुलम के अंदर। तो अगर सिलेबस को देखा जाए तो वो सिर्फ एक करिकुलम का हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा जिसमें हमें ना सिर्फ सब्जेक्ट्स के जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता चलता है बल्कि जो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में भी हमें पता चलता है। ठीक है, और उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए उस सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक है उसको अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हमने चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट की बुक पढ़ी थी तो उसमें हमने पूरी बुक में बस हमने चिल्ड्रन के विकास के बारे में पढ़ा था। तो वो चीज़ हमने अलग अलग यूनिट्स में पढ़ी। जैसे हमने फिजिकल डेवलपमेंट की अलग यूनिट पढ़ा था, मेंटल डेवलपमेंट का अलग यूनिट, मोरल डेवलपमेंट का अलग यूनिट पढ़ा था। तो उनको यूनिट्स में बांट दिया जाता है। और फिर कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की मिलेगी वो चीज़ भी यहाँ पर हमें बताई जाती है। हर सब्जेक्ट के लास्ट में हमें ना हम लोगों को असाइनमेंट भी मिलते हैं। जैसे आप स्कूल बुक्स में भी देखें तो असाइनमेंट मतलब ये नहीं कि हमें कुछ फाइल वगैरह कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन आंसर भी हमारे एक तरह का असाइनमेंट होता है जो हमें चैप्टर के लास्ट में मिलता है। ठीक है, तो फिर एक तरह से हमें क्या पता लग रहा है यहाँ पे कि करिकुलम में किसी भी कोर्स की पूरी डिटेल हमें मिलने को मिलती है रिटन फॉर्मेट में। ऑनलाइन पीडीएफ मिलती है हमें। और किसी भी कोर्स के बारे में हमें कितने ड्यूरेशन का है वो पता चल रहा है। यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कितनी यूनिट्स डिवाइडेड है, ये सब चीज़ें हमें करिकुलम के थ्रू पता चल रही है। तो ये वाली बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो अगर इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ स्कूल करिकुलम की तो चाहे मैं प्री स्कूल की बात करूँ, चाहे प्राइमरी की बात करूँ, सेकेंडरी की या फिर हायर सेकेंडरी की बात करूँ, ठीक है, तो अलग अलग लेवल पे हम देखते हैं तो उनके करिकुलम क्या होते हैं, सबके लेवल के जैसे कि हम संस्कृत सब्जेक्ट को देखें तो वो हमारे 6th क्लास से स्टार्ट होता है। सोशल स्टडीज को देखें तो उसमें भी हमारी 4 बुक्स 6th क्लास में आके डिवाइड हो जाती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स में।
तो वो सब्जेक्ट्स कितने मार्क्स के होंगे और उन सब्जेक्ट्स को कितने टाइम में हमें पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें हमारी करिकुलम में होती हैं। सिलेबस इसका प्रॉपर बना होता है और वो टाइम ड्यूरेशन जो हमें दी जाती है उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी डेट शीट रेडी की जाती है कि इतना टाइम है हमारे पास पढ़ने के लिए, उस करिकुलम को खत्म करने के लिए। देन उसके बाद फिर हमारे उस मंथ नेक्स्ट मंथ में हमारे इसमें एग्जाम वगैरह होंगे। अब अगर हम बुक्स में देखें तो स्कूल बुक्स में तो उसमें भी स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा मिल जाता है बेसिक। जैसे स्टार्टिंग के पेजेस में हम देखें तो यूनिट्स के ना वेटेज लिखे रहते हैं, कि ये वाली यूनिट इतने मार्क्स की रहेगी, ये वाली यूनिट इतने मार्क्स की रहेगी। तो इन सभी चीजों से हमें बेसिक चीज समझ में आ रही है कि करिकुलम आखिर है क्या। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये जान लिया कि करिकुलम एक ब्लूप्रिंट है जिसमें हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है और कौन कौन सी एक्टिविटीज उनसे परफॉर्म करानी है। इनफैक्ट जो हमारी एसआईपी भी लगेगी वो भी हमारे करिकुलम का ही एक हिस्सा होगा। तो देखा जाए तो करिकुलम एक इंडिविजुअल यानी कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है। तो हम अब थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं कि करिकुलम टर्म आया कहाँ से। तो करिकुलम एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, क्यूरेरे। तो जिसका मतलब है कि रेस कोर्स और रनवे ऑन विच स्टूडेंट रन्स टू रीच अ गोल। एक रनवे है, एक पाथ है जिस पे चलकर बच्चा अपने गोल्स को अचीव करेगा। और इसको फॉलो करने से बच्चा अपने लाइफ गोल्स को अचीव करता है, अपने आइडियल्स, अपने इन सबको अचीव करता है। जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं, टीचर का है तो टीचर डीएलएड बीएड ये सब करके अपने गोल्स को अचीव करेंगे, इनका करिकुलम अलग होगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो मेडिकल लाइन में जाएगा तो उसका करिकुलम अलग होगा। तो इस तरीके से करिकुलम मदद कर रहा है बच्चों को उनकी गोल्स अचीव करने के लिए। इतना क्लियर है? ओके। फिर अभी मैं बात करती हूँ कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं इसके। प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम यानी पाठ्यचर्या के सिद्धांतों की बात करूंगी अब मैं। तो सबसे पहला है कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। चाइल्ड सेंटर्डनेस मतलब कि जो भी करिकुलम बनाया जाए वो चाइल्ड की डेवलपमेंट और उसकी नीड्स पे बेस्ड हो, कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे ताकि बच्चा चीजों को ना सही तरीके से सीख के और उसको अच्छे से जान सके और अपनी रियल लाइफ में भी यूज करे। इसलिए करिकुलम चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी करिकुलम बनाया जाए तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज होनी चाहिए, ठीक है, ताकि चीजों को सिर्फ बच्चा रटे ना बल्कि एक्टिविटी के थ्रू समझे भी। जैसे अगर मैं बात करूँ ना तो मैंने अभी कुछ दिन पहले रील देखी थी जिसमें एक सोशल के टीचर ने बच्चों की कैसे हेल्प की थी। मतलब उनको स्टेट वगैरह की याद नहीं हो रही थी चीजें कि कौन सी स्टेट में कौन सी कैपिटल है या फिर वहाँ की फेमस डिश क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है। ये चीजें बच्चों को दिक्कत हो रही थी याद करने में, समझने में। तो उसमें टीचर ने क्या किया कि 3 से 4 ग्रुप बनाए बच्चों के और उनको एक एक स्टेट अपनी मर्जी का चूज करने के लिए बोला, जिसमें उन्होंने स्टेट की कुछ खास चीजों को समझा, जहाँ जैसे कि वहाँ का कैपिटल क्या थी, कौन कौन सी चीजें वहां पे फेमस है, वहां का कल्चर क्या है, ये सब पहनावा क्या है वहां का। इससे हुआ क्या कि इस एक्टिविटी के थ्रू हम देख रहे हैं कि बच्चों का ना सोशलाइजेशन भी किया टीम वर्क के थ्रू। और यही नहीं, उन्होंने एक्टिविटी के थ्रू खुद ही उन चीजों को और अच्छे से समझने की कोशिश की। उन्होंने एक गेम की तरह इसको लिया। इसी चीज को हम लर्निंग बाय डूइंग भी बोल रहे थे इतने टाइम से, जो चल रहा था लर्निंग बाय डूइंग का मतलब वो ये भी है। तो इसके बाद बात करें तीसरे पॉइंट की, तो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ विजन, दूरदर्शिता का सिद्धांत। तो इसमें क्या बताया गया है कि जब भी कोई करिकुलम बनाया जाए तो उसमें इस बात पे ध्यान दिया जाए कि फ्यूचर में कई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं। जैसे अगर अब हम बात करें एआई का चाल चलन ज्यादा है हमारे करिकुलम में, इसे भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। जैसे कि प्राइमरी में बेसिक नॉलेज दी जाए एआई की बच्चों को। फिर जब बच्चे सेकेंडरी में या हायर सेकेंडरी में आते हैं तो उनको बेसिक कोडिंग सिखा देनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में नॉलेज के साथ साथ उन बच्चों के पास स्किल भी हो, तो मतलब उनको डिफिकल्टी ना हो जॉब ढूंढने के लिए भी। तो ये हमें अपने करिकुलम में मतलब हमारा करिकुलम ऐसा बनना चाहिए, इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए।
फिर हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। अब इसके अनुसार क्या है, हमारे करिकुलम को ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति को प्रिजर्व्ड रखे, आगे आने वाली जनरेशन भी हमारे जो कल्चर है उनके बारे में जान सके, इसलिए हमारे करिकुलम को ऐसा भी होना चाहिए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो जब हम देखते हैं कि टाइम टू टाइम हर चीज में बदलाव आता है, चाहे हमारी सोसाइटी में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में, जैसे मैंने बताया एआई का ज्यादा चाल चलन चल रहा है अब, या फिर एजुकेशन में कोई चेंज हो, तो करिकुलम ऐसा हो कि मतलब इस तरह के बदलाव आने पर हम अपने करिकुलम में भी बदलाव ला सके। फिर है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, व्यापकता का सिद्धांत। इस पॉइंट को मैं ना थोड़ा सा भूल रही हूँ, तो मैम ये आप एक्सप्लेन कर देना, दूसरा बता देती हूँ मैं। प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, इसमें हमें टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि सिलेबस हमें कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है, एग्जाम हमारा कितने टाइम का होगा, कितने क्वेश्चन मिलेंगे, ये सब टाइम मैनेजमेंट हमें करिकुलम में होता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आगे आने वाले चैप्टर्स में भी रिलेट हो। जैसे कि हम लैंग्वेज की बात करें, तो लैंग्वेज अगर किसी बच्चे को कोई बच्चा सीखता है लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, तो उसको बाकी के सब्जेक्ट्स करने में भी दिक्कत नहीं होगी, फिर चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो, क्योंकि उसको अगर लैंग्वेज आती तभी वो क्वेश्चन को समझ पाएगा। ऐसे ही अब साइंस के हम टॉपिक देखें तो वो इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, तो ये चीज भी हमारे सिलेबस में होनी चाहिए। तो ये था करिकुलम, कि करिकुलम क्या होता है ये हमने जाना, और उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे वो हमने जाने। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। वेरी गुड बेटे, अब वो पॉइंट बताओ जो आपको नहीं पता था। मैम प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, व्यापकता का सिद्धांत। यानी कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस का ये हो गया कि आपके कैरिकुलम में कोई एक चीज नहीं है, इसका जो एरिया है वो बहुत वाइड है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजों को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है आपके पाठ्यक्रम में, ठीक है। आप अलग अलग वैरायटी के क्या है आप चीजों को यहाँ पर पढ़ रहे हो, कभी आप क्या है नेचर के बारे में पढ़ रहे हो, कभी आप पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हो, कभी आप सामाजिक में आप हमारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो, तो कभी इंग्लिश के बारे में। तो इसका जो एरिया है वो क्या है, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही व्यापक है, यानी कि व्यापक का मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है। वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज को हम इसके अंदर शामिल करते हैं, जो जो क्या है आप जो जितने भी स्टूडेंट हैं उसकी डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है, ठीक है। क्या क्या एक्टिविटी है उनके एक्सपीरियंस को बढ़ाती है और उनके स्कूल जीवन का निर्माण करती है। तो ये सारी बातें आपको किसमें बताई गई है, व्यापकता में। क्लियर है? वेरी गुड। अब आपने इसके प्रिंसिपल बता दिए, इसका वो बता दिया। अब इसमें बात आती है आपकी कि हमें कैरिकुलम की आवश्यकता और महत्व, ये रह गए हैं ना बीच में। यस मैम। हाँ जी, अब देखिए कैरिकुलम की क्या क्या नीड है हमें और क्यों महत्व है, कि हमें कैरिकुलम क्यों चाहिए। इसका अभिप्राय ये है कि वो सारी एक्टिविटी जो हमारे एजुकेशन को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमें हेल्प करती है। अब देखो तुम्हारा कोई भी सिलेबस नहीं होता, तुम्हारी जो आप डीएलएड कोई सिलेबस नहीं होता तो कैसे आप इसको कर पाते, ठीक है। तो इसके लिए क्या है आपका कि पाठ्यक्रम का होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे की डेवलपमेंट में, और उसके जितने भी टीचिंग जितने भी उसके क्या है ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में उनकी हेल्प करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, आपकी लर्निंग टीचिंग मटेरियल इसके अंदर होता है, इससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी एक्सपीरियंस हैं, उन सबको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। इस दृष्टि में जो हमारी टीचिंग लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हमारे कैरिकुलम और इवैल्यूएशन के साथ भी उनका गहरा रिलेशन होता है। इसलिए हमें क्या है, सबसे पहले पाठ्यक्रम का होना बहुत आवश्यक है और
और उसके बारे में हम बताते हैं इसका हमारे लिए क्यों महत्व है, क्यों आवश्यक है। सबसे पहले तो जो आपकी टीचिंग लर्निंग जो भी मटेरियल है उसका निर्धारण करना। हाँ जी, जब आपके पास सिलेबस ही नहीं है तो आप क्या है, एक दृष्टिहीन हो जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब आपके बुक्स के आगे पहले सिलेबस दे रखा होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता है हाँ ये मेरे सिलेबस में मुझे ये पढ़ना है, ये चीज़ें मेरे सिलेबस में, इसको मुझे हटा देना है। दूसरा, जो शिक्षा की जो प्रोसेस है उसको एक सिस्टमैटिक रूप देता है। हाँ जी, जो आपका सिलेबस है वो आपकी जो प्रोसेस है उसको क्या एक सिस्टमैटिक देता है कि फर्स्ट यूनिट में हम ये चीज़ें करेंगे, सेकंड यूनिट में हम ये चीज़ें करेंगे, थर्ड यूनिट में हम ये चीज़ें करेंगे। जैसे मैं आपको जब भी पढ़ाती हूँ तो उससे पहले आपको मैं यही बताती हूँ कि ये चीज़ें हम करेंगे। उसके बाद है उद्देश्यों की प्राप्ति संभव। जो पाठ्यक्रम निर्माण है उससे क्या है, आपके शिक्षा से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स है ये उनको पूर्ति करता है। यानी कि छात्र, मान लीजिए किसी बच्चे को वो ये है कि मुझे मेरिट लेनी है, तो आप क्या उस सिलेबस को फॉलो करते हुए अच्छे से तैयारी करोगे तो आपकी मेरिट आ जाएगी। तो आपके जो आपके उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, आपके एजुकेशन को रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद है एजुकेशन का समान स्तर। ठीक है, एजुकेशन का जो लेवल है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि जो पाठ्यक्रम है पूरे समाज की शिक्षा का स्तर समान रहता है। अगर हमारा बैलेंस्ड कैरिकुलम है तो वो पूरे जो सोसाइटी है उसकी शिक्षा का जो स्तर है वो भी इक्वल रहेगा। इससे हमें शिक्षा में सुधार की सही दिशा प्राप्त होती है। अनिश्चित पाठ्यक्रम की स्थिति में हम शिक्षा के स्तर को उठाने और गिराने के कारणों का पता नहीं लगाते। देखो भाई, शिक्षा का समान स्तर, शिक्षा का समान स्तर से मतलब है कि पूरे समाज में जो कैरिकुलम है वो एक फिक्स्ड कैरिकुलम होना चाहिए। जैसे आप कहीं पे भी चले जाओ, ऑल इंडिया में आपको एनसीईआरटी बुक्स ही फॉलो करनी होती है। ठीक है, 5th तक तो हम प्राइवेट ऑथर की लगा देते हैं, लेकिन उससे आगे हर एक स्कूल में किसकी यूज़ करनी होती है, हमें एनसीईआरटी की। मान लीजिए बाकी कोई देखे या ना देखे, लेकिन आपका 10th का पेपर देख लो, आप किसी भी स्टेट में दे लो, सेम सिलेबस रहेगा, सेम बुक्स रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या शिक्षा का समान स्तर रहता है पूरे सोसाइटी के लिए। आगे और क्या महत्व है भाई सिलेबस का, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण। भाई सिलेबस है तो उसी के अकॉर्डिंग तो आप अपनी बुक्स को वो करोगे, निर्माण करोगे कि भाई इसमें हम ये टॉपिक डाल रहे हैं और ये टॉपिक इस बुक में शामिल होंगे। उसके बाद टीचिंग मेथड का चुनाव करने के लिए कि कौन सी आप सिलेबस को देख के देखते हो कि कौन सा तो हमें क्या है लेक्चर मेथड से पढ़ाना है और कौन सा टॉपिक हमें डेमोन्स्ट्रेशन कराना है, कौन से टॉपिक को हमें एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पाठ्यक्रम की सिलेबस की ये आवश्यकता है, क्योंकि पहले ही हम क्या उनको देख के हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल नीड्स की पूर्ति करता है, आपकी जितनी भी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उनको फुलफिल करता है आपका। तो जो बालकों में जो साइकोलॉजिकल जो नीड्स होती हैं वो पहले से निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा ही संभव है। यानी कि आपको पहले सिलेबस पता है तभी आप क्या है अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे कोई बच्चा क्या है पूरा सिलेबस देखा, कोई तो फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेगा, कोई बच्चा बीच वाली यूनिट से स्टार्ट करेगा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट से याद करते हुए फर्स्ट पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपकी एक नीड्स की पूर्ति करता है कि मेरे को पहले कौन सी यूनिट कंप्लीट करने की नीड है। उसके बाद जो सिलेबस है ये आपके ऑब्जेक्टिव्स को और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि मान लीजिए आपका लक्ष्य आईपीएस बनने का, तो जब आप आईपीएस की परीक्षा दोगे तो उससे पहले हमारा सिलेबस आता है, भाई आपको ये पढ़ना है। अगर सिलेबस नहीं होता तो पता नहीं कहाँ से क्या उठा के डाल दे, तो आपका सिलेबस एक डिफाइन होता है, तो ये आपके गोल को अचीव करने में भी आप हेल्प करते हैं। आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हो, फिर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो इस प्रकार आपका जो गोल है वो अचीव हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्या है अगर आप 10th में 12th में या जो भी आप सब्जेक्ट जो भी क्लास आप कर रहे हो उसमें अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो तो उसमें भी आप यही तरीका अपना सकते हो। आगे सामाजिक अनुभव की पूंजी, जो पाठ्यक्रम है वह सामाजिक अनुभव की फंडेड कैपिटल है, यानी कि सिलेबस में जितनी भी शैक्षणिक प्रणाली की एक रूपरेखा है, इसकी क्रिया एक्शन प्लान पर लक्ष्य को निर्धारित करती है। इस पाठ्यक्रम द्वारा विद्यार्थी की प्रकृति, शैक्षणिक प्रक्रियाओं का स्पष्ट ज्ञान और अधिगम की विधियों की दिशाओं का ज्ञान। देखो भाई सामाजिक अनुभव की पूंजी, अगर इसमें क्या बताया गया है सोशल एक्सपीरियंस की कैपिटल, इसने बोला अगर हमारे पास सिलेबस है तो पहले ही बच्चे को क्या है कि मेरी क्या क्या एजुकेशनल प्रोसेस रहेगी उसका स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। लर्निंग के क्या क्या मेथड अपनाए जा सकते हैं, क्या कंडीशन रहने वाली है हमारी, एक सिलेबस हमें इस बात का ओवरव्यू दे देता है। दूसरा है इवेल्युएशन का, और क्या इंपॉर्टेंस है भाई आपकी पाठ्यक्रम की,
ये सहज और सरल होता है, यानी कि जब भी आपका कैरिकुलम डिसाइड किया जाए तो उसको क्या बच्चे की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए जिसे हम क्या है हमें ऐसा कैरिकुलम डिफाइन करना है, ठीक है भाई, सहज और सरल होता है इवैल्यूएशन, ठीक है। तो एजुकेशन में जो भी हम पाठ्यक्रम डिसाइड करते हैं वो ऐसा होना चाहिए जो क्या कर सके बच्चे को हम इजीली उसका इवैल्यूएशन कर सके। सीमित समय में सीमित विषय वस्तु का ज्ञान किया जाता है, वे अच्छी प्रकार से क्या है चीज़ों को समझते हैं। अगर मान लो सिलेबस नहीं होता तो बच्चा क्या है उसकी उसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या योग्यता है, उसको हम नहीं पहचान पाते, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी क्लास में आप 11 स्टूडेंट हो, 11 में से यानी कि टोटल स्टूडेंट तो 50 है, लेकिन 50 में से 11 बच्चे प्रेजेंट हैं। अगर मान लो उनको सिलेबस ही नहीं पता तो क्या करेंगे वो, लेकिन अब उनको डिफाइन है सिलेबस ये है, तो कुछ बच्चे क्या है सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना अगर क्लास में नहीं भी जा पाते हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है हमारे लिए सिलेबस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक कैरिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस। सिद्धि, आर यू रेडी? यस मैम। ठीक है बेटा, बताइए। चलिए, आज मेरा टॉपिक है कैरिकुलम और सिलेबस। तो कैरिकुलम सिलेबस को बताने से पहले मैं ये बताऊंगी, जो कैरिकुलम सिलेबस है हमारा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से हमारे 5 मार्क का 8 मार्क का क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए, सबसे पहले मैं कैरिकुलम के बारे में बताती हूँ। कैरिकुलम, तो मीनिंग ऑफ कैरिकुलम देखेंगे तो द वर्ड कैरिकुलम हैज बीन ओरिएंटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कुकरे विच मींस रनवे। कैरिकुलम जो है वो एक ओरिजिनेटेड वर्ड है, लेटिन का वर्ड है जिसको कुकरे बोला जाता है, जिसका मतलब होता है रनवे। रनवे मतलब पूरा जो कोर्स होता है उसको हम रनवे बोल रहे हैं यहाँ पे। कैरिकुलम कोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ रनवे और अ कोर्स टू बी रन फॉर क्रिएटिंग अ सर्टेन गोल। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए ना हमारा जो कैरिकुलम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कैरिकुलम की बात करेंगे तो कैरिकुलम इज द ओवरऑल कंटेंट टॉट इन अ एजुकेशनल सिस्टम और अ कोर्स। चलिए, अब हम थोड़ा इजी लैंग्वेज में आ जाते हैं कि अब जैसे हमारा टॉपिक है कैरिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस क्या है। तो कैरिकुलम एक हमारा ओवरऑल कंटेंट है जो एजुकेशनल सिस्टम मतलब जो हमें गवर्नमेंट जो कंटेंट दे रही है उसको पढ़ाने के लिए। जैसे कि देखिए क्या होता है, हम अपने कोर्स का एग्जांपल ले रहे हैं। हमारा कोर्स है डीएलएड फर्स्ट ईयर जेबीटी, ठीक है। इसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे कोर सब्जेक्ट्स हैं। तो कैरिकुलम जो है हमारी एक डॉक्यूमेंट्री है या फिर कहेंगे एक ब्लूप्रिंट है, जिसमें हमारा डिटेल्ड डिजाइन स्ट्रक्चर भी दे रखा है। हमारे वेरी शॉर्ट कैसे आ रहे हैं, लॉन्ग आंसर कैसे आ रहा है, ये सारा हमारा ऑनलाइन कैरिकुलम हमारी जो वेबसाइट है हरियाणा डीएलएड की उस पर पड़ा हुआ है। तो ये सब कैरिकुलम के अंदर है, मतलब पूरा एक डिटेल स्ट्रक्चर। सिलेबस का भी डिटेल स्ट्रक्चर कैरिकुलम है, ठीक है। और जैसे कि इसके अंदर आपका सब्जेक्ट्स में आ जाएगी आपकी मतलब 2 इयर्स का जैसे डीएलएड होता है, तो सारे सिलेबस दिया होगा उसके अंदर सारे टॉपिक्स दिए होंगे और बिल्कुल डिटेल में टॉपिक दिए होंगे। फिर उसका क्वेश्चन पेपर डिजाइन भी आपका दिया होगा। नेक्स्ट आता है इसमें ओरिजिन। कैरिकुलम इज अ लेटिन टर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेटिन कैरिकुला विच मीन्स रन ऑफ कोर्स। जैसे कि मैंने अभी आपको ओरिजिन भी बताया था कि कैरिकुलम जो है वो एक लेटिन वर्ड है जो कैरिकुला से आया है, जिसको हम रन ऑफ कोर्स बोलते हैं। ये एक कोर्स मतलब एक सेट फॉर कोर्स है, मतलब जैसे कैरिकुलम पूरा हम एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं जिसके अंदर हम पूरा कोर्स के बारे में बता रहे हैं और इसके अंदर हम आपको ऑब्जेक्टिव नॉलेज अंडरस्टैंडिंग सब बताते हैं। फिर इसके अंदर स्कीम ऑफ स्टडीज भी आता है कैरिकुलम के। अब स्कीम ऑफ स्टडीज क्या है, जैसे कि कोई भी चैप्टर्स है ना कितने पीरियड्स में पूरा होगा, मतलब एक वीक में पूरा होगा, कैरिकुलम के अंदर ये भी दे रखा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा सिलेबस होता है, अगर हम अब सिलेबस की बात करें कि सिलेबस क्या है, सिलेबस एक शॉर्ट मेथड है। जैसे कि हम घर में कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हम उसको तोड़ देते हैं ना, छोटे छोटे टॉपिक में इस तरीके से पढ़ना है, हमें कैरिकुलम में पढ़ना है तो हम पहले कैरिकुलम का वर्ड निकालेंगे, फिर हम सिलेबस का वर्ड निकालेंगे। तो ऐसे सिलेबस को जब हम तोड़ते हैं तो सिलेबस इसका शॉर्ट टर्म है। सिलेबस हमारा सब्जेक्ट वाइज दिया जाता है, लेकिन जो कैरिकुलम होता है हमारा ओवरऑल होता है। मतलब अगर जैसे हमारे 9 सब्जेक्ट्स है तो हमें 9 सब्जेक्ट्स का पूरा डाटा कि इस टाइम ये सब्जेक्ट पूरा होगा, इस तरीके से किया जाएगा। तो ये चीज कैरिकुलम है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कैरिकुलम की इंपॉर्टेंस की बात, कि कैरिकुलम हमें चाहिए क्यों। सिलेबस से भी तो हमारा काम हो सकता है, लेकिन हम कैरिकुलम ही क्यों यूज कर रहे हैं।
देखिए सिलेबस भी कैरिकुलम जो होता है हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन जो सिलेबस होता है वो हम टीचर्स के अकॉर्डिंग ओवरव्यू के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन जो कैरिकुलम होता है वो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे हमारी एनसीईआरटी हो गई, हमारी ये जो बुक्स होती हैं सारी ये सारी हमारी गवर्नमेंट प्लान करती है। कैरिकुलम हमें बहुत सारा स्ट्रक्चर देता है पढ़ने के लिए, सिलेबस बस उसको आसान बताता है। चलिए अब थोड़ा सिलेबस के बारे में बताती हूँ। सिलेबस इज द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन ऑल द पोर्शन कॉन्सेप्ट्स कवर्ड बाय सब्जेक्ट। देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको कैरिकुलम के बारे में बताया, कैरिकुलम एक कोर्स है जिसमें सब कुछ दे रखा है। अब जैसे कि जो बच्चे होते हैं जो डेली पढ़ते हैं वो सबसे पहले ना सिलेबस के ऊपर जाते हैं कि हमें कोई एग्जाम देना है तो हमें सिलेबस देखना है, तो सिलेबस छोटी छोटी चीजों में डिवाइडेड होता है। जैसे कि हमारा सोशलाइजेशन हो गया, तो सोशलाइजेशन किस टॉपिक में है, या फिर अगर हम गांधी जी की जैसे हमने पॉलिसीज पढ़ी थी तो वो किस टॉपिक में है, या फिर हम अगर किसी भी क्लासरूम सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो किस टॉपिक में, तो हम सिलेबस से ये पता लगाते हैं। ठीक है, अब सिलेबस का ओरिजिन देखेंगे तो सिलेबस इज अ ग्रीक टर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक स्टूपा मीनिंग स्लिप और लेबल। स्लिप और लेबल का मतलब यहाँ पे ये कह रखा है कि छोटी छोटी चीजों में जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं, जब हम उनको ब्रीफ में पढ़ना चाहते हैं तो हम सिलेबस लेते हैं। लेकिन जब हमें पूरे स्कूल को चलाना होता है, पूरे सिस्टम को चलाना होता है, तो हम एक कैरिकुलम बनाते हैं। जैसे कि कैरिकुलम में और सिलेबस, जैसे हम बीए का सिलेबस ले लेंगे, हम अपने डीएलएड का सिलेबस ले लेंगे, तो उसमें भी बीए में जैसे होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स में 3 इयर्स का कोर्स होता है, तो वो भी कोर्स में डिवाइडेड होता है। हमारा जेबीटी का कोर्स है वो भी 2 इयर्स में डिवाइडेड है। तो 2 इयर्स का जो हमारा जेबीटी का कैरिकुलम का कोर्स है ना, उसको जब हम बच्चों के सामने, हम अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, तो वो छोटे छोटे भाग में प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कैरिकुलम को इतना ईजी नहीं लेते। कैरिकुलम हम टीचर्स के मतलब टीचर्स को दिया जाता है कि टीचर्स को इस तरीके से सब चीजें पढ़ानी है, लेकिन सिलेबस बच्चों को दिया जाता है कि उनको छोटी छोटी चीजें कैसे प्लान करनी होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है कैरिकुलम और सिलेबस के लिए। अगर हम इसका सेट देखेंगे तो जो सिलेबस आता है वो सब्जेक्ट के लिए आता है, लेकिन जो हमारा कैरिकुलम आता है वो पूरा हमारे कोर्स के लिए आता है। अब थोड़ी एक डेफिनेशन देख लेते हैं हम कैरिकुलम की भी। तो अकॉर्डिंग टू Froebel, curriculum should be convinced as a epitome of all-rounded whole knowledge experience of the human race। जैसे कि अभी कैरिकुलम में ही हमने पढ़ा था कि ये पूरा एक कोर्स है जो एक्सपीरियंस कर रहा है ह्यूमन के माइंड को समझने के लिए, पूरा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कैरिकुलम। तो ये था हमारा टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड कैरिकुलम। ठीक है, अब मैं इसमें आपको थोड़े क्वेश्चंस बताती हूँ कि कैरिकुलम और सिलेबस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि क्लैरिफाई द डिफरेंट नीड ऑफ कैरिकुलम। ठीक है, क्या जरूरत पड़ रही है कैरिकुलम की। फिर इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन। कैरिकुलम की प्रिंसिपल्स क्या है ये पूछे जाते हैं। फिर इसके अंदर पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड कैरिकुलम। फिर इसके अंदर आता है आपका डिफरेंस बेसिस ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन। फिर आता है थ्रो अ लाइट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैरिकुलम। ये सारे 8 मार्कर्स और 5 मार्कर्स हैं। अब थोड़ा चलिए सिलेबस के बारे में बताती हूँ, जैसे कि अभी मैंने सिलेबस के बारे में अच्छे से डिस्कस नहीं किया। A syllabus is an official document providing a detailed outline structure and a summary of topics to be covered in a specific academic course or subject। कैरिकुलम में मैं जैसा अभी बता रही थी पूरा ओवरऑल है। जब भी जैसे हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो हम कैरिकुलम से ही सिलेबस निकालते हैं। तो सिलेबस एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता लगता है, जिसके हमें टॉपिक्स के बारे में पता। अब जैसे हम यही टॉपिक ले लेते हैं सिलेबस और कैरिकुलम, हमने इनको भी तो पार्ट्स में तोड़ा है ना, प्रिंसिपल लिए, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स समझी, हमने कैरिकुलम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, इस पर हम कितना स्टार्टिंग से इस टॉपिक को लेते हुए चल रहे हैं। तो ये हम सिलेबस को तोड़ के पढ़ते हैं, तो इसको हम सिलेबस बोलते हैं। डिटेल आउटलाइन स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो लिसनर होता है वो बहुत ज्यादा मॉड्यूल को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब ये स्मॉल पार्ट्स में क्यों डिवाइड होता है, देखिए जैसे हमारी क्लास में ना बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट होता है जिसको बहुत जल्दी समझ आ जाता है, एक स्टूडेंट होता है जिसे बहुत कम समझ में आता है। तो सिलेबस हर टाइप के बच्चे के लिए बनाया गया है, लेकिन जो कैरिकुलम है, जो बच्चा एक्सपर्ट हो जाता है तो वो कैरिकुलम को डिजाइन करके अपने स्ट्रक्चर, अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए कैरिकुलम का यूज करता है। लेकिन सिलेबस हमें
एक फर्स्ट स्टेप है बच्चे के लिए कि पहले आप सिलेबस को समझो फिर आप कैरिकुलम की तरफ जाओ। अब रिक्वायरमेंट क्या है कैरिकुलम सॉरी सिलेबस की? लिस्ट रिक्वायर्ड टेक्स्ट बुक्स मटेरियल एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारा जो सिलेबस होता है ना वो हमारे टेक्स्ट बुक्स में दिया जाता है और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। हमको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर पॉइंट है मतलब लिस्ट रिक्वायर्ड टेक्स्ट बुक्स मीनिंग एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये जो टॉपिक है हमें इस टॉपिक का पढ़ने का ये उद्देश्य है। जैसे हम जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे हमारा ये पेपर 2 ही ले लेते हैं ये टॉपिक ले लेते हैं कि हम कैरिकुलम और सिलेबस के बीच में पढ़ रहे हैं क्यों। एक तो स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए नॉर्मल बेसिक कि हम कैरिकुलम क्यों पढ़ रहे हैं और सिलेबस क्यों जरूरी है। ठीक है, और इसके अंदर हम बहुत सारे मेजर फैक्टर्स भी लेके पर्पस भी लेके चलते हैं जैसे इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड सेट एक्सेप्टेशन फॉर बोथ इन स्ट्रक्चर। देखो सिलेबस जो होता है वो हमारे जो रिक्वायरमेंट होता है जो पर्पस होता है उसको कंप्लीट टीचर के लिए भी आसानी हो जाती है पढ़ाने में और जो स्टूडेंट है उसके लिए भी समझने में बहुत ज्यादा ये इजी हो जाता है। अ सिलेबस इज अ क्लासरूम डॉक्यूमेंट इशूड बाय द इंस्ट्रक्टर टू द स्टूडेंट इन इट इज एन इंफॉर्मेटिव गाइड एंड प्रोवाइड अ डिटेल अबाउट अ पर्टिकुलर कोर्स। कोई भी जैसे मान लीजिए हमारा इंग्लिश का एक सब्जेक्ट है फॉर एन एग्जांपल तो इंग्लिश में हम ग्रामर में उसको डिवाइड कर देते हैं और एक नॉर्मल इंग्लिश जो हम पोएट्स के बारे में पढ़ते हैं राइटर्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो सिलेबस से डिफाइन होता है। अब देखो जो हमारा सिलेबस है ना वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है जैसे कॉलेज का सिलेबस हो जाता है, हाई स्कूल 10th लेवल का सिलेबस हो जाता है, हमारा कोर्स सिलेबस होता है जैसे जेबीटी का हमारा हो गया जैसे जेबीटी में हमारे इतने सारे सब्जेक्ट्स है इनका सिलेबस हो गया। लेकिन कैरिकुलम सारे ही सिलेबस सारी ही जैसे कोई फाइल्स बनेगी फाइल हमारी बन रही है या फिर हमारा कोई भी सब्जेक्ट जो तैयार हो रहा है उसको कोर्स सिलेबस कैरिकुलम लेके चलता है। कैरि बिल्कुल ये एक ऐसा है जैसे हम पढ़ते हैं ना कोई भी सब्जेक्ट तो हम सब पूरा सब्जेक्ट का सिलेबस ले लेते हैं फिर हम उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे कैरिकुलम ओवरऑल है लेकिन जो हमारा सिलेबस है वो शॉर्ट है। ठीक है, इसको हम सिलेबस को और भी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आर्ट सिलेबस जैसे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स हो गए तो उनको आर्ट सिलेबस में ले लेते हैं। ट्रेनिंग सिलेबस जैसे कि हमारी इंटर्नशिप हो जाती है तो उसमें भी एक सिलेबस होता है कि इतने डेज में ऐसे होना है इस वीक में होना है इस टाइप से होगा तो उसका भी एक मतलब हर एक सब्जेक्ट्स का अलग अलग सिलेबस होता है। तो सिलेबस एक शॉर्ट टर्म है लेकिन जो हमारा कैरिकुलम है वो लॉन्ग टर्म है। तो ये इसमें था तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस अब फिर आपको पूरा ईयर वाइज प्रीवियस ईयर बता देती हूँ। जैसे थ्रो अ लाइट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कैरिकुलम 8 मार्क में था सेट बी 2021 में। डिफरेंस बेसिस ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन 8 मार्क में था सेट ए 2022 में। सोशल फैक्टर अफेक्टिंग द कैरिकुलम डेवलपमेंट सेट बी फर्स्ट ईयर जुलाई 2022 में ये क्वेश्चन आ रखा है 8 मार्क में। और इसके साथ और में भी है व्हाट इज कैरिकुलम डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ कैरिकुलम 8 मार्क में। व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन 8 मार्क में जुलाई 22 सेट सी में था। इसके साथ और में है ये व्हाट इज द टाइप ऑफ कैरिकुलम सजेस्टेड सेक्शन सी सेट सी जुलाई 2022 में। डिफरेंस बिटवीन द कैरिकुलम एंड सिलेबस 8 मार्क में। डिस्कस द डिफरेंट बेसिस ऑफ कैरिकुलम 5 मार्क जुलाई 22 सेट ए में। डिस्क्राइब द ब्रीफली मेन प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन 5 मार्क 2023 जुलाई सेट बी में है। और क्लैरिफाई द नीड ऑफ कैरिकुलम 5 मार्क। मतलब हमारा छोटा सा क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन कैरिकुलम और सिलेबस इसको इन्होंने इस टाइप से डिवाइड कर दिया है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। वेरी गुड बेटे, क्लियर हुआ बेटे? बहुत अच्छे से कराया इन्होंने। अब देखिए, अब डिफरेंस हो गया। डिफरेंस के बाद इसका एक ही टॉपिक बचता है कि जो हम कैरिकुलम का चयन करते हैं, चूज करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, कैरिकुलम फॉर्मेशन कैसे करें हम। ठीक है, यानी कि जब हम सिलेबस बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हम डालें। ठीक है, ये वाली बातें इसने बताई हैं। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए गए हैं जिनको पहले उन्होंने भी खुशी ने भी 2-4 प्रिंसिपल्स को इसके अंदर बताया था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम चाइल्ड सेंटर्ड। जब भी हम सिलेबस बनाते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, वो एजुकेशन हम बच्चे के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सारा का सारा क्या सिलेबस हमारा बच्चे के अकॉर्डिंग हमें रखना चाहिए। ठीक है,
एक बच्चे यानी कि जो भी सिलेबस बना रहे हैं हम, तो बच्चे की जो इंटरेस्ट है, जो उसकी आयु है, एटीट्यूड है, जो उसकी स्किल्स है और जो एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें ये करना चाहिए। उसके बाद क्या है, कम्युनिटी सेंटर्ड। कम्युनिटी सेंटर्ड में क्या है, हम क्या करते हैं, एक समाज में रहते हैं, तो हमारा जो सिलेबस है वो हमारी सोसाइटी से को रिलेट करता हुआ होना चाहिए, ठीक है। यानी कि देखो, आप पढ़ा रहे हो, बायोलॉजी में आप पढ़ा रहे हो, तो वो सारा क्या है, हमारा बायो का हमारे शरीर से रिलेटेड है। आप एनवायरनमेंट में पढ़ा रहे हो, सारा का सारा किससे रिलेटेड है, वो हमारा सारा का सारा हमारे चारों तरफ फैले पर्यावरण में चीजों से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर हम और कुछ क्या क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, जो हमारी कम्युनिटी है उसके क्या क्या रीतियां हैं, क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या वैल्यूज हैं और क्या क्या हमें लक्ष्य रखने हैं, ये सारी चीजें हम इसमें रखते हैं। उसके बाद खुशी ने बताया था इंटीग्रेशन, हमें क्या है, ऐसा कैरिकुलम बनाना चाहिए जो क्या करे, इंटीग्रेट करे, आपस में को रिलेट करे, यानी कि आज जो चीज पढ़ी है वो आगे अगले स्टेप पे भी हमें काम आए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हाँ जी, का आपका जो भी सिलेबस है, कैरिकुलम है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जब जरूरत पड़े हम उसमें चेंज कर सके। आप देख सकते हो कि इस बार क्या है, जो आपकी सिलेबस है बहुत सारा चेंज हुआ है, तो ये किसके कारण हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हुआ है। नहीं तो जो ना आपकी जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी बनी थी उसके अकॉर्डिंग ही चलता रहता, तो टाइम के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो जो नीड होती है उसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जब जरूरत पड़े उस टाइम हम चेंज कर सके। उसके बाद है यूटिलिटी, जो हमने सिलेबस बनाया है वो ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को आगे काम आ सके, ठीक है। अगर आप जो चीजें पढ़ रहे हो ना, ये आपको आगे जब आप टीचर बनोगे ना, इन चीजों को फेस करोगे तब जाके समझ में आएगी। आपको चाइल्ड साइकोलॉजी आप पढ़ते हो, आप टीचर बन रहे हो, आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको चाइल्ड साइकोलॉजी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए आपका क्या सब्जेक्ट जोड़ा गया, एक चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से या चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से आपका सब्जेक्ट जोड़ा गया, क्योंकि ये आगे इन फ्यूचर आपको इसको आप यूटिलाइज करोगे, बच्चों को जानने या बच्चे के बारे में पता लगेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए आपको ये जो सिलेबस है इस तरीके से बनाया जाना चाहिए जो आपको आगे उपयोगी हो। आगे कीपिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इन व्यू, लक्ष्य और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे एजुकेशन के, क्या गोल्स हो सकते हैं, इनको देखकर हमें ध्यान में रखकर क्या रखना चाहिए, हमें कैरिकुलम बनाना चाहिए। इसमें क्या होता है, आपके लक्ष्य और उद्देश्य दोनों शामिल होते हैं, टीचिंग की क्या क्या मेथड है, क्या क्या इवेल्युएशन मेथड रहेगा, ये सारी बातें इसमें लिखी रहती हैं। आगे देखो, इवेल्युएशन मेथड के बारे में जब भी आप सिलेबस होते हैं ना, सिलेबस के नीचे आपका दे रखा है कि इतने मार्क्स का इंटरनल आपका प्रैक्टिकल असेसमेंट होएगी, ठीक है, ये वाली बातें। उसके बाद है आपका प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, आपका जो सिलेबस है वो क्रिएटिव होना चाहिए ताकि बच्चे को लगे कि कुछ नया है, और जो आपके फ्यूचर्स की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और हमें सब्जेक्ट्स को क्या है, क्रिएटिव सब्जेक्ट्स को भी इसके अंदर शामिल करना चाहिए, ठीक है, जिसमें बच्चे को क्या है, पढ़ने में मजा आए। क्रिएटिव सब्जेक्ट्स में आप जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट ले सकते हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले सकते हो, ड्राइंग ले सकते हो, पेंटिंग ले सकते हो, हम ब्यूटी एंड हेल्थ वाला ले सकते हैं, यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर रखे हैं। आगे डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज से मेल खाता हो, यानी कि ऐसा नहीं कि जो हमारे डेमोक्रेसी को ठेस पहुंचाए, ऐसा कैरिकुलम हमें फॉलो नहीं करना है। आगे कंजर्वेशन ऑफ कल्चर, हमें हमारे कल्चर को भी सुरक्षित रखना है, तो हमें क्या है, इसमें क्या है, ऐसे विषयों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो हमारे कल्चर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर सके। उसके बाद है बीइंग टेंटेटिव रादर देन फाइनल, अंतिम की अपेक्षा अनंतिम, यानी कि जीवन क्या है, स्थिर नहीं है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, इसलिए जो क्या है, हमारा सिलेबस भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। जैसे इस सेशन में 9th की या एसएसटी में बहुत सारे चेंज हुए हैं, ठीक है, एसएसटी की बुक में। उसके बाद आपका स्टडिंग सेंटर अफेयर्स, ठीक है, सामयिक घटनाओं का अध्ययन, यानी कि जो एट प्रेजेंट में जो चीजें घट रही है उन चीजों को भी हमें अपने कैरिकुलम में शामिल करना चाहिए। फॉरवर्ड लुकिंग, जो आपका सिलेबस है वो ऐसा हो जो फ्यूचर में देखने वाला हो, यानी कि आपको आगे बढ़ाने वाला हो, पीछे लेके जाने वाला नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन यानी कि सब सिलेबस इस तरीके से हमें बनाना है ताकि वो कोरिलेट करे। आप देखते हो ना, आप 6 to 8 की बुक देखना, उसमें क्या है, मान लीजिए आप मैथ का सिलेबस देख रहे हो, तो मैथ में 6 में वो टॉपिक वही एज इट इज टॉपिक 7th में पढ़ रहे हो, फिर 8th में पढ़ रहे हो, उसमें बस डिफरेंस क्या है, 6 में आप थोड़ा सा लेवल आपका कम था, फिर मॉडरेट हो गया, और फिर 8th में जाके हाई हो गया। ऐसे 9th और 10th का क्या आपस में कोरिलेट कर रहा है, चैप्टर्स के नेम वही है लेकिन उसमें चीजें कुछ अलग पढ़ रहा है वो, और उसमें क्या थोड़ी हाई लेवल की पढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, आपका रेडीनेस का मतलब कि आप काम करने के कितने इच्छुक हैं, ठीक है, कि बच्चा पढ़ने का कितना इच्छुक रहेगा, ये सारी चीजें भी उसमें
डालनी चाहिए, उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चे हमें ऐसा करिकुलम बनाए कि बच्चा खुद ही पढ़े, या जैसे हम छोटे बच्चों के लिए देते हैं बहुत सारी अच्छी-अच्छी पिक्चर्स ऐड करते हैं, ठीक है? तो ये सारे क्या है आपका एक करिकुलम को बनाने में आपका क्या-क्या स्टेप्स या क्या-क्या पॉइंट आप यहाँ पे लेते हो, ठीक है? तो आपका जो 4.5 है वो कंप्लीट हो गया है। अभी बीच में सिर्फ 4.4 हमने छोड़ दिया है, ठीक है? अब हम मंडे को मिलेंगे क्योंकि अभी लाइट नहीं है और बेटा मेरा नेट ना खत्म होने वाला है। यहाँ तक मुझे बताइए क्लियर है? सिद्धि ने ना सारे क्वेश्चन भी डाल दिए हैं आपके इनबॉक्स में। मैडम जी, हाँ जी, मैम जी, बोलिए। ये इंटर्नशिप कब होगी, कब से होगी शुरू? अरे भाई तू इंटर्नशिप की इतनी टेंशन ले रहा, पढ़ लेना, अगस्त में होएगी। जी, कितने महीने की होती मैम? बेटा जो 4 वीक की होएगी आपकी 1 महीने की। जी जी, अभी थैंक से यू मैम। अभी से टेंशन ना ले, अभी तू पढ़ ले। इनकी तैयारी कर ले, फिर फिर जी 1 महीना तो तुम्हारा पेपर से पहले 1 महीना तो आपका उसी में इंटर्नशिप में निकल जाएगा। जी, ठीक है, क्लियर है? फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल सैटरडे है, मंडे को लगेगी अब नेक्स्ट क्लास। तो उसमें हम टॉपिक करेंगे अपना, एक तो ये टॉपिक जो बीच में छोड़ दिया है आपका 4.4, ये वाला कंप्लीट कराना है मुझे। और उसके बाद 4.6 में क्या है आपका पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए ज्ञान के रिप्रेजेंटेटिव समावेशन और पृथकीकरण पर चर्चा कीजिए। नारी शक्ति की वर्तमान में क्या स्थिति है, उसके बस ये 2 ही टॉपिक रह गए हैं, ज्ञान और शक्ति वाला, और बीच में आपका ज्ञान के क्या-क्या रूप हैं। इन ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं, 2 टॉपिक, इनको मंडे को करेंगे और फिर हम लास्ट यूनिट में पहुंच जाएंगे। ठीक है? मैम कोई होमवर्क घर के लिए मतलब टॉपिक को प्रिपेयर करना हो तो? आप यही करके ले आना बेटा, जो बॉडी ऑफ नॉलेज है ना 4.4, ये आज कोई बच्चे ने बोला था, फिर वो आज आया नहीं क्लास में। ज्ञान के प्रकार समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं करा दूंगी। काइंड ऑफ ओके मैम। डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज, आपकी बुक पहुंच गई सिद्धि? नो मैम। अच्छा अच्छा, तो डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज एंड देयर वैलिडेशन प्रोसेस, टॉपिक लिख लो आप, ओके मैम। ठीक है? डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज एंड देयर वैलिडेशन प्रोसेस। ओके मैम। किसी को कोई दिक्कत है? और ये प्रीति आप ये करके ले आना, वुमेन की एजुकेशन में वर्तमान में क्या सिचुएशन है, ठीक है? नारी शक्ति के, नारी शिक्षा के ऊपर। मैं 4.6 के दोनों क्वेश्चन कर लूंगी। ठीक है बेटा, ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक यू मैम। वेलकम। बाय मैम। बाय बेटे।